मैं एक साधारण कॉमर्स का स्टूडेंट था। सीए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। ब्लॉग राइटिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, ट्यूटरिंग, ई कॉमर्स और 50 दिन की सेल्स की जॉब भी करी। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट डे, आई एम रनिंग इंडियाज मोस्ट व्यूड फाइनेंस चैनल विद योर बिलवड जागरूक आरजे। मेरे करियर ने बहुत बड़ा ड्रास्टिक टर्न लिया एंड दैट अलाउड मी टू मीट सम अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ऐसा कह सकते हैं कि उठना बैठना चेंज हो गया, संगत चेंज हो गई एंड उसके साथ मेरा माइंडसेट भी चेंज हुआ। और आज 1.5 बिलियन व्यूज के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये माइंडसेट बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो थोड़ा ज्ञान की बातें करूंगा, आपको बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग वो क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से आप मिडिल क्लास में फंस कर रह जाते हो, अमीर नहीं बन पाते। बाद में मुझे बताना जरूर कि इन 6 में से कौन सी गलतियां आप अभी भी कर रहे हो और क्या सोचा है उसमें सुधार लाने का। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मनी माइंडेड मनदीप। लेट्स बिगिन। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टेबल मनी ऐप। इस ऐप पर आप 200 से ज्यादा बैंक्स की एफडी रेट्स को कंपेयर कर सकते हो, विच आर एज हाई एज 9.2% राइट नाउ। और स्टेबल मनी ऐप से ही आप डायरेक्टली बैंक की एफडी बुक भी कर सकते हो बिना उसका सेविंग्स अकाउंट खुलवाए। और क्योंकि ये बैंक एफडी है तो आपको 5 लाख की गारंटी भी मिलती है। स्टेबल मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मोर ऑन दिस लेटर। पहली गलती आप करते हो इन्वेस्टमेंट करके। आपको दरअसल मिसलीड किया गया है इस टर्म से, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या करियर के अर्ली स्टेजेस में हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको अभी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबने आपको एक ही पट्टी पढ़ाई है कि आपको अगर कंपाउंडिंग करनी है तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो आज ही से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, भले ही छोटे अमाउंट से क्यों ना करनी पड़े। तो देख लेते हैं क्या है आपके लिए ये छोटा अमाउंट, जरा बताओ मुझे। लेट्स से आप 1000 रुपए ही सेव कर पा रहे हो, 12% का भी रिटर्न अज्यूम करें तो 2 साल के कड़ी मेहनत के बाद आप 24,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे और आप 1550 रुपए कमा लोगे। पर 2 साल तो लॉन्ग टर्म नहीं होता, तो 30 साल के लिए आप कंटिन्यू रखोगे तो आप पूरे 35 लाख रुपए कमा लोगे। अभी तो इन्फ्लेशन को कंसिडर ही नहीं किया है, हो सकता है 35 लाख की वैल्यू 5-7 लाख रुपए ही बचे 30 साल के बाद। ऑफ कोर्स 1000 से तो आप स्टार्ट करोगे, फ्यूचर में आप 10,000 50,000 भी इन्वेस्ट करोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसीलिए एक बार पीछे आ जाओ 2 साल की इन्वेस्टमेंट पे, जहां पर आप 24,000 लगाकर 1500 रुपए कमा रहे हो। तो अगर आप मंथली सेविंग्स के नाम पर 1000, 2000 या 5000 बचा रहे हो तो आपका गोल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, आपका गोल होना चाहिए कि कैसे आप आज अपनी इनकम को बढ़ाओ और ये जो सेविंग्स है जो सिर्फ 5000 कर पा रहे हो इसको कम से कम 10-15 हजार तक लेकर जाओ। प्रोबेबली जो आपका अभी टाइम चल रहा है दैट इज योर 20s, ये आपका सबसे अच्छा टाइम है ग्रो करने का, क्योंकि आपके पास बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई शादी वादी का प्रेशर नहीं है, हार्मोनल लेवल पे आप सुपर एक्टिव एंड एनर्जेटिक हो। 30s एंटर करने से पहले आप अपनी मंथली इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हो, बट करना कैसे है, दिस इज इजियर सेड देन डन। सिंस नो वन साइज फिट्स ऑल, बट फिर भी जो आप 1-2 हजार रुपए बचा रहे हो उसके साथ क्या करना है उसके कुछ आइडियाज शेयर करता हूँ। नंबर 1, इन्वेस्ट इन लर्निंग। 2 आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट, मार्केट में जॉब्स की कमी है, एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट, मार्केट में जॉब करने वालों की कमी है। बीइंग एन एम्प्लॉयर मैं ये बोल सकता हूँ मार्केट में जॉब करने वालों की भयंकर कमी है। हमें एक डिजाइनर या वीडियो एडिटर हायर करने में महीनों लग जाते हैं, फिर भी हो नहीं पाता। अगर महीने के 1000 रुपए, साल के 12,000 रुपए आप बचा ही पा रहे हो तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट उसका यही होगा कि आप कोई कोर्स में एनरोल करो और अपनी स्किल को बढ़ाओ। अगर आपने शिद्दत से कोर्स परस्यू किया है, आप अगर अपने काम में अच्छे हो, एआई को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकते हो, तो ट्रस्ट मी आप लोगों की जरूरत मार्केट में आज भी है। हो सकता है आपकी सैलरी बहुत कम हो, बट आप उसको डबल, ट्रिपल, 5 गुना, 10 गुना इजीली कर सकते हो, क्योंकि लोअर लेवल पर 5000 से 50,000 जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। नंबर 2, स्विच जॉब्स। ये आपको 2 इवेंट्स पे करना चाहिए। पहला इवेंट तब जब आप अपनी जॉब में सब कुछ सीख चुके हो, आपका पूरा एक प्रेडिक्टेबल दिन गुजरता है, सुबह 4 काम करने हैं, शाम को 2 काम करने हैं, घर आना है, सो जाना है, वापस सुबह रिपीट करना है। अगर उस कंपनी में या उस रोल में सीखने को कुछ नहीं बचा है तो आपको अपने स्किल के बारे में सोचना चाहिए और स्विच करके कुछ नया सीखने की टुवर्ड्स फोकस करना चाहिए। दूसरा इवेंट तब जब आपको इंक्रीमेंट या तो ना मिले या फिर कम मिले। काफी लोगों को 5%, 7% इंक्रीमेंट मिलता है, वहीं अगर उसी रोल पे अगर वो स्विच करते हैं तो उनको 20%, 30% इंक्रीमेंट आराम से मिलता है। तो जनता एकदम रियल एग्जांपल, मेरे 2 दोस्त हैं, दोनों के साथ रोज मैं खेलता हूँ। दोनों बंदे ऑलमोस्ट सेम ईयर में, +-1 ईयर, जयपुर की लोकल कॉलेज से पास आउट हुए, CS IT फील्ड में। दोनों ने ऑलमोस्ट सेम पैकेज पे जॉब फर्स्ट ली। एक बंदा एक कंपनी में 4-5 साल रहा, फिर अगली कंपनी में 3-4 साल रहा, और दूसरे बंदे ने इन्हीं 8 सालों में 4 कंपनीज चेंज करी। अभी एक का पैकेज है 18 लाख के आसपास और एक का पैकेज ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है। तो 30% का लॉन्ग टर्म में ये इम्पैक्ट हो जाता है।
बस हाँ, हर महीने आपको स्विच नहीं मारते जाना है। एक कंपनी में पूरा या तो सीख लो या पूरा इंक्रीमेंट ले लो, उसके बाद स्विच जरूर मारो। आपको बस कंफर्ट जोन में आकर अपना टाइम वहां पर और वेस्ट नहीं करना है। यू शुड हाउएवर स्टिक टू वन कंपनी अगर वो आपको सैलरी के बियॉन्ड भी कुछ ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल आपको ईसॉप्स मिले हैं, हो सकता है कंपनी आपसे अपने प्रॉफिट्स का कुछ परसेंटेज शेयर करे। बेसिकली अगर आपकी कंपनी भी आपके वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच रही है तो इट्स अ गुड कंपनी टू स्टिक अराउंड विद। एंड नंबर 3, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। मान लो आपने 1000-2000 रुपए बचा करके कोर्स नहीं खरीदा, बल्कि आप हिमाचल का ट्रिप मार के आ गए, तो उससे क्या होगा? बढ़िया यादें बनेंगी। जवानी के टाइम नहीं घूमोगे तो बुढ़ापे में घूमोगे क्या? साथ साथ इंडिविजुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी, फ्रीडम फील होगी और नए एस्पिरेशंस बनेंगे। और अब आपको मोटिवेशन आएगा कि अगर मुझे हार्ड वर्क करना है तो किसके लिए? When you travel, you meet people, you get new experiences and you get new ideas। वो शार्क टैंक में बोलते हैं ना, मैं उस फलाना गांव में गया था, मुझे वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी तो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया और आज मैं शार्क टैंक में आ गया। अब वो गांव में गया ही नहीं होता तो कहां से आता आइडिया? तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा आप बचा पा रहे हो उसको या तो लर्निंग में री इन्वेस्ट करो या फिर एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करो। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जब आप यंग हो तब ये सारे काम कर सकते हो और 30 की एज में एंटर करने से पहले अच्छी खासी मंथली इनकम होनी चाहिए। आप ऐसा सोचो, 1000 रुपए की SIP जो आप अभी कर रहे हो, 10 साल लगा भी दोगे SIP में तो भी आप 1.5 लाख रुपए बनाओगे। पर अगर आप 10 साल इन्वेस्ट ही ना करो, पहले अपनी इनकम बढ़ाओ और 11वें साल 30-30 हजार की SIP करने लगोगे तो मात्र 5 महीने लगेंगे 1.5 लाख रुपए बनाने में। तो आपको जो पट्टी पढ़ाई गई है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पता नहीं कौन सी ट्रेन निकल जाएगी, ये सब बिल्कुल गलत है। 10 साल की इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ 5 महीने में कैचअप कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। 2-5 हजार में आप अपनी रिटायरमेंट प्लान नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए आपके यंग ईयर्स में आपका फोकस होना चाहिए एक्टिव इनकम, मंथली इनकम को कैसे बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट, पेनी वाइज एंड अ पाउंड फुलिश। मान लो आपने बहुत हसल वगैरह कर लिया है और आज आपकी मंथली इनकम बहुत बढ़िया है, तो क्या करोगे एक्स्ट्रा जो पैसा बचाया उसका? एक रियल स्टोरी है मेरे पास। एक बंदे से टकराया मैं, उसकी एनुअल इनकम थी 16 लाख रुपए, कार लोन था 8 लाख रुपए का और मंथली खर्चे इंक्लूडिंग पार्टी, दारू, सिगरेट वगैरह वगैरह 50,000 रुपए। अब हु एम आई टू जज? उसकी लाइफ है, वो उड़ाएगा, उसकी मर्जी, और वो कमा भी तो रहा है, ऊपर से ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट लाइफ है। मैंने उससे पूछा कि भाई वो सब ठीक है, EMI भी भर रहे हो, पार्टी भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करते हो क्या? बोला हाँ बिल्कुल, 5,000 की SIP चल रही है मेरी। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ टेकिंग योर इनकम फॉर ग्रांटेड एंड यू हैव वेरी पुअर डिसिप्लिन। 5,000 की SIP अगर वो 5 साल तक भी कर रहा है ना तो 4 लाख रुपए ही बन रहे हैं। 16 लाख रुपए तो वो 1 साल में कमा रहा है। वेयर एज वो इजीली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 50,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता है SIP में और उसके 40 लाख रुपए भी बन सकते हैं 5 साल बाद। इट्स अ चॉइस। हाँ, गाड़ी चाहिए, 16 लाख कमा रहे हो, गाड़ी खरीदो, EMI भी अफोर्ड कर सकते हो, पार्टी भी अफोर्ड कर सकते हो, बट ये इन्वेस्टमेंट का नंबर इतना नीचे क्यों है? बजटिंग वो आर्ट है जो हर कंपनी करती है, हर देश करता है, हर सरकार करती है। बस हाउस होल्ड लेवल पर जब बात आती है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। तो ये 3 नंबर निकाल लो एक बार। पहला, पिछले साल जोमेटो या स्विगी पे कितना फूड ऑर्डर किया था आपने, अमाउंट में बताओ। दूसरा निकालो, आप सब्सक्रिप्शन पे कितना स्पेंड करते हो सकता है आपके बहुत सारे सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं जो ऑटो पे लगे हुए हैं और आपको पता भी नहीं है कि आपके अकाउंट से वो पैसा कटता है। और तीसरा, जो हर दिन रैंडमली दारू सुट्टे पे खर्चा होता है, उसको एक बार टोटल लगा के मंथली वाला खर्चा बताओ। ये नंबर्स आपकी आंखें खोलने वाले हैं, क्योंकि आपको भी रियलाइज नहीं होता कि जब हम डेली कुछ 5-10 रुपए का खर्चा करते हैं तो वो महीने का और साल का कितना बनता है। चलो मान लिया यार, जोमेटो से खाना मंगवाए बिना जीवन संभव नहीं है, हम खाने के लिए जीते हैं, तो उसको डिफाइन कर दो ना। रूल बना लो कि मंथ में 10,000 रुपए का खाना खाएंगे जोमेटो से, तो डेली बन गया 333 रुपए। रोज खाना ऑर्डर करो, बस ध्यान रखो कि 333 से ऊपर ना जाए, और कभी चले जाए तो अगले दिन कम कर दो। मुझसे ना होगा, कौन सीखेगा ये सब, मैं तो साइंस या आर्ट्स वाला बंदा हूँ, कॉमर्स तो आती ही नहीं है मुझे। ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू मेक अ बजट, 1 घंटा लगाओ संडे को, सब सीख जाओगे। अभी भी मोटिवेशन नहीं आ रहा तो मैं बस यही बोलूंगा कि अमीर लोग ये करते हैं। अच्छा पैसा कमाने के बाद भी अगर हालत ये है कि पेचेक टू पेचेक जी रहे हो, 5-7 हजार रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कैसे बात बनेगी यार। दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। क्या आप बता सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब होता है? ये लाइफ की वो स्टेज होती है जहां पर आप बोल सको कि मैं अब सुख चैन बर्बाद करके सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करूंगा। कैसे आ सकती है ये स्टेज? हो सकता है आपके पास सेकंड इनकम सोर्स हो। होता है ना, कई लोगों के पास प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से किराए की इनकम आती रहती है, तो घर चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए आपको नौकरी पर जाने की कोई खास जरूरत होती नहीं है। या फिर आपने कैश सेव कर लिया है, उसको आप FD में डालो और FD के इंटरेस्ट से आप अपना घर चला सकते हो। इसको रिटायरमेंट से कंफ्यूज मत करना, फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी अचीव हो सकती है, बट मोस्ट मिडिल क्लास लोगों की अचीव होती नहीं है, क्योंकि उसके लिए चाहिए माइंडसेट शिफ्ट। हम हमारे सपने और ड्रीम्स और प्लान्स और गोल्स में भी अपने आप को जॉब करता हुआ ही देखते हैं, और ये वो लोग हैं जो शायद अपनी जॉब से प्यार भी नहीं करते।
वो क्या है ना, जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्यूचर प्लानिंग के बोझ के अंदर दब के हम ये भूल जाते हैं कि जो सैलरी इंक्रीमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें वो जॉब पसंद है, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में हमें पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सैलरी इतना 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 बढ़ती रहेगी। दिस मेंटालिटी स्टॉप्स अस फ्रॉम बिल्डिंग अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। आप इस सवाल का जवाब दो, क्या आप 6 महीने तक जॉबलेस हो सकते हो? अगर जवाब ना है तो आप सोच के देखो, शायद आपके पास 6 महीने तक सरवाइव करने का पैसा नहीं है। यही एक रिच माइंडसेट वाला पर्सन अलग तरीके से सोचता है। वो कहता है कि यार ये जॉब तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं रोज रोज साल दर साल पूरा जीवन इसमें क्यों बिताऊं। तो वो पहले ये एक्सेप्ट करता है कि मैं ये जॉब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, तो क्यों ना मैं इस पैसे को सेव करूं और कुछ महीनों या 1-2 साल का रनवे बना लूं, ताकि मैं उस टाइम के लिए अपनी जॉब छोड़ पाऊं और जो भी मेरे पास दूसरा आइडिया है सेकंड इनकम डेवलप करने का, कोई साइड बिजनेस है, उसको परस्यू कर पाऊं। और अगर उतने टाइम में वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जॉब वापस ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे एम्प्लॉइज सीक्रेटली विश करते हैं कि यार हम भी कुछ साइड इनकम या साइड बिजनेस कर लें, बट जॉब नहीं छोड़ पाते। ये तो मैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड मिजरेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ सालों में लाखों एम्प्लॉइज को फायर किया है कंपनीज ने। भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो जाए और दूसरी नौकरी मिलने तक 5 महीने का समय लग जाए, तो 5 महीने का पैसा कहाँ से लाओगे? व्हाट यू नीड इज एन इमरजेंसी फंड। अब सवाल यह है कि आपको कितना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। अब ये तो डिपेंड करेगा ना, कहाँ रहते हो, वहाँ के खर्चे कैसे है, कौन से टाइप की जॉब में हो, कितना रिस्की जॉब है आपका, जॉब करते हो या फ्रीलांसर हो, कितना बड़ा परिवार है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पैरानॉइड होके अगर आपने ज्यादा बड़ा इमरजेंसी फंड बना लिया तो उसका भी नुकसान है, क्योंकि आपको इमरजेंसी फंड ऐसी जगह रखना है जो इजीली एक्सेसिबल हो, लिक्विड हो। तो म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में तो नहीं रख सकते, क्योंकि जिस दिन चाहिए उस दिन तो गिर जाएगा। तो आपको एक्यूरेट अमाउंट रखना है इमरजेंसी फंड में, ना कम और ना ही ज्यादा, क्योंकि ज्यादा रखोगे तो वो पैसा तो रादर कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे ना, जिसको फालतू ब्लॉक करके रखा है। तो ये पता लगाने के लिए कि आपको कितना इमरजेंसी फंड चाहिए, आप डाउनलोड करो स्टेबल मनी का ऐप का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फुल डिस्क्लोजर, स्टेबल मनी ने वीडियो को स्पॉन्सर किया है। ऐप में साइन इन करने के बाद अपनी प्रोफाइल पर जाओ और वहां पर आपको इमरजेंसी फंड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाकर आप प्रोसीड करो। इसमें आपको बड़े ही बेसिक सवालों के जवाब देने हैं, जैसे आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस डिटेल्स वगैरह वगैरह, और उसके बेसिस पर यह आपको बताएगा कि आपको कितना इमरजेंसी फंड रखने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मुझे बता रहा है 4,30,000 रुपए, बट यहीं अगर नोटिस करो मैंने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को अनचेक कर दिया, तो मेरे को 6,10,000 रुपए रखने की जरूरत है। तो आप भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से स्टेबल मनी का ऐप डाउनलोड करके अपनी डिटेल्स डाल के खुद चेक कर सकते हो कि आपको कितना इमरजेंसी फंड रिक्वायर्ड है। अब ये 4,30,000 रुपए जो मेरा इमरजेंसी फंड है, इसको मैं कहाँ रखूंगा? मैं कैश भी रख सकता हूँ, अलमारी में रख सकता हूँ, बट उससे तो पैसा कम होगा इन्फ्लेशन की वजह से। तो मैं उसको बैंक अकाउंट में रख सकता हूँ, उस पर 3.5% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा और जब चाहे उसको निकाल सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसीज। प्रॉब्लम ये है कि बैंक में सिर्फ 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा और मेरे सेविंग्स बैंक में अगर पड़ा रहेगा तो वो मुझसे खर्च हो जाएगा। इमरजेंसी फंड को पार्क करने का आइडियल प्लेस है एफडी। सारे टाइप की एफडीज नहीं, ऐसी एफडीज जो फ्लेक्सिबल हो, आपको जब विड्रॉ करना है आप उसमें से कर सकते हो, आपको बैंक के चक्कर ना काटने पड़े, ऑफलाइन फॉर्म ना भरना पड़े, डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन से हो जाए। और वो एक बैंक एफडी होनी चाहिए, ना कि एनबीएफसी वाली, क्योंकि बैंक एफडी पर आपको आरबीआई का 5 लाख की गारंटी भी मिलती है। तो आपका पैसा सुरक्षित है, डूबेगा नहीं और फ्लेक्सिबल है, जब चाहिए आप निकाल सकते हो। और जहां आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में 3.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, वहीं आपको आज की डेट में एफडी करवाने पर 9% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगेन आप अपनी स्टेबल मनी ऐप चेक करो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आप 200 बैंक्स की एफडीज को कंपेयर कर सकते हो। आप अपना बैंक सर्च करो, जैसे मेरा कोटक बैंक है, तो मुझे यहाँ पर 1 साल की एफडी का रेट 7.6% दिख रहा है, और वहीं मुझे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1 साल की एफडी पे मिल रहा है 9.2% का रेट, और इसमें मुझे 5 लाख की गारंटी भी है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 8% से ज्यादा का रेट दे रहे हैं, वहीं शिवालिक आपको 9% से भी ज्यादा का रेट दे रहा है। एंड ये एफडीज आप स्टेबल मनी की ऐप से ही डायरेक्टली बुक कर सकते हो। स्टेबल मनी ऐप पर पूरा पेपरलेस प्रोसीजर है और आपको इन बैंक्स का कोई अलग से अकाउंट खुलवाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि अगर आप इमरजेंसी फंड के हिसाब से एफडी कर रहे हो तो इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका 7 दिन का लॉक इन पीरियड है, मतलब आप 8वें दिन से पैसा आराम से निकाल पाओगे। और जाहिर सी बात है स्टेबल मनी ऐप सेफ है, क्योंकि इसको यूज करके आप एफडी बुक कर रहे हो शिवालिक बैंक में, तो आपका पैसा शिवालिक बैंक में जाएगा, जिसको आप बैंक ब्रांच जाकर कंफर्म भी कर सकते हो। कंसिडर स्टेबल मनी ऐप एज अ शॉपिंग मॉल, जहां पर आप एफडीज को कंपेयर कर रहे हो और बेस्ट एफडी अपने लिए बुक कर रहे हो, और वहीं से जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो विड्रॉ भी कर पाओगे इजीली। दैट बीइंग सेड, एफडीज का रेट अभी पीक पर चल रहा है। कोविड के टाइम पर 4.4% भी जा चुका था और आज के टाइम पर 9.2% है। तो अगर आपको हाई इंटरेस्ट रेट्स का फायदा उठाकर एफडी बुक करना है, स्टेबल मनी इज अ ग्रेट ऑप्शन। नीचे जो मैंने लिंक शेयर किया है उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। माय नेक्स्ट पॉइंट, यू आर ओवर कंजर्वेटिव। आपकी रिस्क लेने की क्षमता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एज। यंग एज में 50-60 हजार रुपए नुकसान भी कर दिए
तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। वैसे भी कौन सा आप अपने अनबॉर्न चाइल्ड की स्कूल फी भरने वाले थे। बट सही में जब बच्चा हो जाएगा ना और उस समय अगर 50-60 हजार का नुकसान हो गया तो बहुत चुभेगा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और ये बात भी आपको अच्छे से पता है, जब भी दुनिया में किसी ने एक्सपोनेंशियल वेल्थ बनाई है उसने उसके लिए एक्सपोनेंशियल रिस्क भी उठाया है। एज अ सैलरीड एम्प्लॉय सबकी एक ही तो कंप्लेन होती है कि मालिक सैलरी नहीं बढ़ाते पर खुद तो मर्सिडीज चलाते हैं। बट वो सैलरीड एम्प्लॉय यहाँ समझने में फेल कर जाता है कि वो सैलरीड एम्प्लॉय किसी रीजन से है। उसको चाहिए जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड मंथली इनकम और उसको रिस्क नहीं उठाना है। इसीलिए उसने जॉब की है, धंधा नहीं। और वहीं उसका जो मालिक है, एम्प्लॉयर, उसने डिसाइड किया था किसी दिन कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं रिस्क उठाऊंगा, अपने जीवन भर की कमाई किसी धंधे में लगाकर उसको ग्रो करूंगा और अगर डूब गया तो तब की तब देखेंगे। हर एम्प्लॉयर का एक कांस्टेंट स्ट्रेस पता है क्या होता है? द बॉल शुड कीप रोलिंग। मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते रहने चाहिए, मेरी कमाई रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे हर महीने मेरे सारे एम्प्लॉइज की सैलरी पे करनी है। एक लॉस मेकिंग कंपनी भी एम्प्लॉइज को सैलरी तो देती ही है। कोई भी एथिकल कंपनी भले ही लॉस क्यों नहीं कमा रही, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी जरूर देती है। और अनएथिकल वाली मतलब कोई इलेक्टोरल बॉन्ड टाइप्स या बायजूस टाइप कंपनियां भी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी तो देती हैं भैया। बायजूस नहीं दे रहा क्या? या दे दी? अब तक तो दे दी होगी। या पीएफ का पैसा रोक रखा था, वो बाद में देना पड़ा था। तो जब फाइनली बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो उसका सबसे बड़ा फ्रूट किसको मिलेगा? जिसने सबसे ज्यादा रिस्क उठाया, दैट इज द ओनर। क्यों ना खरीदे वो मर्सिडीज अपने लिए? बिजनेस डूब जाता तो आप शायद नई जॉब में चले जाते, बट वो क्या करता, उसका तो सारा घर लुट जाता। और ऐसा भी नहीं है कि मर्सिडीज आ गई या बिजनेस सक्सेसफुल है तो उसकी मेंटल हेल्थ आपसे बेटर है। आप दोनों की मेंटल हेल्थ इक्वली खराब है। अब मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि सब छोड़ छाड़ के बिजनेस स्टार्ट करो और अनलिमिटेड रिस्क उठाने लग जाओ, बट एटलीस्ट आप अपनी एज और अपनी फिक्स्ड मंथली इनकम का फायदा उठा सकते हो। 5 से 10% अपनी इनकम का, जो अगर खत्म भी हो जाए तो आपको नुकसान नहीं होगा, बुरा नहीं फील होगा, वो आप इन्वेस्ट करो हाईली रिस्की एसेट्स में। बिटकॉइन आज की डेट में तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब डज इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन? क्या पता मुझे, बट मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे 1000, 2000 या 20,000% का जो अपसाइड है उसको राइड करना है। अगर इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा तो 20,000% कमाने का मौका कहां से आएगा? और डूब गया तो डूब गया, क्योंकि वो मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो आप देखो आपके लिए हाई रिस्क क्या है, बिटकॉइन है या स्मॉल कैप्स है या माइक्रो कैप्स है या कुछ और। इट साउंड्स रैंडम एंड एक्सट्रीम बट इट इज नॉट। आपको ये सोच के डालना है। देयर आर Web3 और क्रिप्टो एंथुजियास्ट जो बिटकॉइन में पैसा डालेंगे। देन देयर आर स्नीकर हेड्स, हो सकता है वो स्नीकर्स को कलेक्ट करते हैं और महंगे प्राइस पे बेचते हैं। ये मुझे नहीं समझ में आएगा, बट बहुत लोगों को आता है और वो उससे पैसा भी कमाते हैं। बेसिकली जो फील्ड या जो एसेट आपको दूसरों से ज्यादा समझ में आता है उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि पैसे के साथ साथ आप कुछ सीख भी रहे हो। हु नोज, आज 4 स्नीकर बेच के आप कुछ कमा रहे हो, कल को स्नीकर इंडस्ट्री में कुछ करने लगो। स्नीकर नहीं, स्नीकर, मैं मिडिल क्लास हूँ। मतलब अब ठीक है, चलो कुछ लोग बोलेंगे यार या तो ये ज़्यादा हम्बल है या फिर हमारा काट रहा है, मिडिल क्लास तो नहीं हो सकता। आई कैन से कि मैं मिडिल क्लास से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा हूँ, बट उतना नहीं जितना आप सोच रहे हो कि 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद लोग उठ जाते हैं। पहनता अभी भी ज़ूडियो की टी-शर्ट। हाँ, ज़ूडियो की शर्ट पहनी है। बस। नेक्स्ट पॉइंट। अब जरा आप एक बात बताओ, अगर आपने जैसे तैसे मेहनत करके अपने 1 करोड़ रुपए जोड़ लिए तो क्या करोगे इस पैसे का? काफी इम्प्रैक्टिकल सवाल नहीं लगता? क्योंकि थोड़े से पैसे जुड़ेंगे तो गाड़ी ले आएंगे, थोड़े और जुड़ जाएंगे तो डाउन पेमेंट करके घर खरीद लेंगे, क्योंकि भाई फिर शादी भी तो करनी है। वो वाली शादी जिसमें आप अपनी सेविंग्स और माँ बाप अपने जीवन भर की सेविंग्स पूरी की पूरी लगा दोगे और कम पड़ जाएगा तो लोन ले लोगे, क्योंकि समाज में इज्जत बनी रहनी चाहिए। फिर आपके पास जब लोन की EMIs और जॉब का नेवर एंडिंग स्ट्रेस दोनों चल रहा होगा, तब बीच में से हर सुबह उठते ही आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, खुशखबरी कब दे रहे हो? लॉकडाउन में आधे लोगों का बच्चा सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि वो परेशान हो गए थे कि माँ बाप रोज सुबह उठ के टॉन्ट मारते हैं। अब कॉमन सेंस लगा के सोचो, बच्चा करने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन असेस करनी चाहिए, ना कि माँ बाप के टॉन्ट्स। अगर किसी ने फाइनेंशियल कंडीशन असेस किए बिना सिर्फ माँ बाप को चुप कराने के लिए बच्चा कर दिया है तो उसका ये डिसीजन कितना सही है? अब जब बच्चा हो गया है तो उसके कपड़े, खाना, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हर टाइप का खर्चा आपके पास आ गया। मीनवाइल EMIs, जॉब का स्ट्रेस और बच्चे को पालने वाले खर्चे के साथ साथ आपको एडिशनल पैसा सेव करना है, क्योंकि जब बच्चा 18 साल का होगा तब आपको लगेंगे 50 लाख या 1 करोड़ रुपए उसको कॉलेज भेजने के लिए। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। कार, घर, शादी, बच्चा एंड रिटायरमेंट और बीच में समाज का तड़का, ये एक डेडली ट्रैप है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आपको ये सारे काम करने हैं अपनी लाइफ टाइम में। हो सकता है आपको करने भी ना हो, पर समाज के प्रेशर में आपसे करवाए जाते हैं। अब मैं आपको शादी और बच्चा करने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ
कुछ चीजों को डिले करो, कुछ चीजों को काट दो क्योंकि वो सोसाइटी का प्रेशर आपसे करवाता है, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अचीव कर पाओ और आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस का ग्राफ है वो भी ऊपर जाए। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि इन चीजों को एक अमीर बंदा कैसे टैकल करता है। सबसे पहले घर की बात करते हैं। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो अमीर बनने का माइंडसेट रखता है और जो कम स्ट्रेस में ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। लेट्स से वो भी आपकी तरह अभी फिलहाल जॉब कर रहा है और आपका और उसका स्टेटस इक्वल है, बट जब उसके पास इनिशियल पैसा जुड़ेगा ना, आप शायद उससे घर लेने का सोचोगे, वो बंदा घर नहीं लेगा। वो ये सोचेगा कि यार मैं साल में 2340 घंटे नौकरी करता हूँ, अपने परिवार से दूर रहता हूँ और मुझे उससे स्ट्रेस भी होता है और ऐसी नौकरी मुझे पसंद भी नहीं है। तो जब फाइनली मेरे पास कुछ पैसा जुड़ा है तो मैं इसको यूज करके अपना टाइम वापस खरीदूंगा। लेट्स से उसके पास 1 करोड़ रुपया जुड़ गया, तो उसको अगर वो सिंपल एफडी में भी रख देगा ना, तो साल के 8 लाख रुपए की इनकम उसको आना स्टार्ट हो जाएगी। उस इनकम से, भले ही उसकी सैलरी से थोड़ा कम हो, बट उस इनकम से वो चाहे तो अपनी जॉब करेंटली छोड़ सकता है और अपना टाइम कहीं और यूटिलाइज कर सकता है। वो ऐसा काम कर सकता है जो करने में उसको मजा आता है। फिर जरूरी नहीं है कि उस काम से वो पैसे कमा रहा हो। एंड ट्रस्ट मी, पीपल ऑलमोस्ट ऑलवेज फाइंड अ वे टू मेक मनी फ्रॉम समथिंग दैट दे लव। बस उसमें इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है कुछ महीने या कुछ साल लग जाएं जब आप बिना पैसों के काम कर रहे हो। एंड अमीर माइंडसेट वाला आदमी ये अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी इनकम को सिक्योर कर लिया है, वेयर एज दूसरा बंदा जिसने घर खरीद लिया था वो अपनी जॉब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि 1 करोड़ का जो मैंने एग्जांपल दिया है वो आपको इम्प्रैक्टिकल लग सकता है एंड मोस्ट लोगों के लिए होगा भी। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आपको 1 करोड़ जोड़ना है उसके बाद उसका एफडी करना है या कुछ भी, और इनफैक्ट वो तो आगे आपको क्लियर होने भी वाला है। पॉइंट ये है कि जो भी लाखों रुपए का सेविंग्स करके हम इनिशियली अपना घर खरीदने का प्लान करते हैं, वो घर खरीद के हम बैठ जाएंगे, उसका कुछ मिलेगा नहीं। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, उसका आइडिया देने का मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ आपको। कीप वॉचिंग। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली अगर वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हुआ तो वो एफडी क्यों करेगा? वो एक फ्लैट या कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेगा, उसको एयरबीएनबी के मॉडल में कन्वर्ट करेगा, हफ्ते के 4-5 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड उसमें नहीं करना पड़ता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर 11-12% रिटर्न भी कमा सकता है। दैट वे आप जब चाहो काम कर सकते हो, जैसे चाहो कर सकते हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है और आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हो। बात बहुत सिंपल है, एक तो होता है सिर्फ कहने के लिए एसेट जो आपका घर है, और दूसरा होता है इनकम जनरेटिंग एसेट। आप अपनी इनिशियल सेविंग्स को कहाँ डिप्लॉय कर रहे हो? अगर घर में डिप्लॉय कर रहे हो तो आप जॉब नहीं छोड़ सकते, उसकी ईएमआई भरने के लिए अब आपको ज्यादा पैसा भी जोड़ना है। और अगर वही सेविंग्स आपने किसी इनकम जनरेटिंग एसेट में लगा दी है तो अब वो एसेट आपको पैसे कमा के देगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको घर खरीदने से ही मना कर रहा हूँ। मेरे दिल का जवाब तो यही है कि मैं आपको घर खरीदने से मना कर रहा हूँ, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि या तो आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट होगी या आपके माँ बाप की होगी, क्योंकि समाज को भी तो दिखाना है। तो वो आपके घर का बैटल है जिसमें मैं नहीं पढ़ सकता। मैं फिर भी ये जरूर एनकरेज करूंगा कि आप घर खरीदने की एटलीस्ट जल्दी तो मत करो। अपने सामाजिक गोल्स में एक गोल और ऐड कर लो ना कि मैं घर खरीदने से पहले कोई इनकम जनरेटिंग एसेट जरूर लूंगा, ताकि कल को कोई इमरजेंसी हो जाए, लेट से जॉब वगैरह चली जाए, तो मेरे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो है। और लेट से आपको घर खरीदना है और लोन पे खरीदना है, तो उसका एक रूल अगर आप फॉलो कर लोगे तो भी आगे फंसने से बच जाओगे। दिस इज कॉल्ड 3-20-30-40 फॉर्मूला। 3 का मतलब आपके घर का टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकर फी, ब्ला 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 ब्ला, वो आपके एनुअल इनकम का 3 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैं तो 12 लाख कमाता हूँ, मतलब सिर्फ 36 लाख रुपए का घर लूं, और 36 लाख में कौन सा घर आता है? एग्जैक्टली माय फ्रेंड, अगर 36 लाख में कोई घर नहीं आ रहा है आपके हिसाब से, तो आपको फिलहाल रेंट पे रहना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि मैं अपनी 12 लाख की इनकम को और कैसे बढ़ा सकता हूँ। जल्दबाजी करके 50-60 लाख रुपए का लोन लेकर अपने आप को फंसाने का और स्ट्रेस लेवल्स देने का कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट इज 20। आपका टोटल होम लोन का टेन्योर 20 ईयर्स या उससे कम का होना चाहिए। बहुत सारे बैंकर्स आपको बोलेंगे 30 साल का टेन्योर ले लो, आपकी ईएमआई कम हो जाएगी और जेब पर भी हल्का पड़ेगा। बस वो ये नहीं बता रहे कि अगर आप 30 लाख का लोन 9% की इंटरेस्ट पे 20 सालों के लिए लेते हो तो आपको 34 लाख का इंटरेस्ट देना है, और इसी 20 साल को चेंज करके मैंने 30 साल कर दिया तो 34 लाख का इंटरेस्ट हो जाएगा 57 लाख के आसपास। तो टेन्योर को 20 साल के ऊपर ना जाने देने में आप ही का फायदा है। और होम लोन में और लाखों रुपए का इंटरेस्ट कैसे बचाते हैं वो मैंने छोटी दिवाली के दिन एक वीडियो बना के आपको समझाया था, होम लोन का मास्टर क्लास, वो भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज 30, मतलब 30%। आपकी मंथली सैलरी का 30% से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। और ये टोटल ईएमआई है, सिर्फ होम लोन का ईएमआई नहीं। अगर आपने कार लोन ले रखा है और 50 तरह के लोन ले रखे हैं तो सबका ईएमआई टोटल मिला करके आपकी सैलरी के 30% से ऊपर अगर जाता है, मतलब आप अपने घर खर्च के लिए और सेविंग्स के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए इनफ पैसा नहीं जोड़ पाओगे। एंड लास्ट इज 40, मतलब 40% डाउन पेमेंट। 50 लाख का घर खरीद रहे हो तो आपके पास 20 लाख रुपए की सेविंग्स होनी चाहिए ताकि आप 30 लाख का लोन लो, उससे ज्यादा ना लो। साइकिल में अगला ट्रैप है कार, जो कि काफी लोगों को हमेशा ब्रांड न्यू लेने की चुल होती है।
क्योंकि सेकंड हैंड लेने से इज्जत डाउन हो जाती है। आपको खुद को भी इज्जत डाउन फील होती है। आपको लगता है कि अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपके पास ब्रांड न्यू कार होनी चाहिए, सेकंड हैंड कार तो गरीब लोग लेते हैं। यहीं पर अगर आपके फंडे क्लियर है और समाज का प्रेशर आपको करप्ट नहीं करता है तो आप क्लियरली सोच पाओगे कि ब्रांड न्यू कार लेना करंटली आपके लिए शायद सेंसिबल नहीं है। हमारे पूरे चैनल पे वन ऑफ द मोस्ट वायरल शॉर्ट्स है जिसमें मैंने समझाया कि 15 लाख की गाड़ी लेने के लिए आपको 31-32 लाख रुपए चाहिए, जिसमें मैंने ना तो लोन का इंटरेस्ट जोड़ा है ना ही कार का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जोड़ा है, मतलब 35 लाख मान लो। इसमें ना सिर्फ गाड़ी का दाम बल्कि गाड़ी पे लगने वाले 50 तरह के टैक्सेस, गाड़ी को चलाने का खर्चा और गाड़ी में फ्यूल भराने का खर्चा होता है। और ये सब अगर आप सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कर रहे हो तो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, रिच माइंडसेट वाले बंदे को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है कि समाज उसके बारे में क्या सोच रहा है। मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। यस, मेरे पास सेविंग्स हैं, मैं चाहूँ तो एक ब्रांड न्यू कार खरीद सकता हूँ और मुझे तो गाड़ियां पसंद भी हैं। फिर भी मैं फोक्सवैगन वेंटो चला रहा हूँ, डीजल टॉप मॉडल 2015 वाला, जिसको मैंने 2021 में खरीदा था जब वो 5 साल पुरानी ऑलरेडी हो चुकी थी। ये सेकंड हैंड कार है जो मैं किसी से छुपाता नहीं हूँ, सबको ओपनली बताता हूँ। और अपनी इसी गाड़ी से मैं स्पीति वैली के काजा तक ड्राइव करके वापस आया हूँ। अब आप सोच के देखो, मैंने मेरी पसंद की गाड़ी ले ली, भले ही वो सेकंड हैंड है। उस गाड़ी से मैंने मेरे मनपसंद रोड ट्रिप्स भी कर लिए। तो आज की डेट में मुझे क्या याद रहेगा कि मैंने सेकंड हैंड कार खरीदी थी या फिर मैं अपनी कार से इतने सारे ट्रिप्स करके इतनी मेमोरीज बना के वापस आया हूँ। और पैसों की बात बताऊं तो वो गाड़ी टॉप मॉडल है तो 15-16 लाख रुपए की आती थी। मैंने उसको खरीदा था 5,20,000 में, मतलब मैंने पूरे 10 लाख रुपए अपफ्रंट बचा लिए, उससे भी ज्यादा अगर मैं लोन लेकर खरीदने वाला था तो। भाई मेरा बहुत सिंपल फंडा है, मैं समाज की सुन लूंगा जिस दिन समाज थोड़ा बहुत पैसा कंट्रीब्यूट करके मेरे घर का बिजली का बिल भर दे। और जिस सोसाइटी को आप दिखा रहे हो वो सोसाइटी के लोग भी अंदर ही अंदर लोन लेकर चीजें ले रहे हैं ताकि वो लोग आपको दिखा पाए, और दोनों का ही नुकसान हो रहा है बीच में। और आप दोनों के बीच में से ना एक बंदा चल के जा रहा होगा, आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके कपड़े फ्लैशी नहीं है और पैरों में ना हवाई चप्पल पहन रखी है, बस उसको आप हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो क्योंकि वो शायद आप लोगों से ज्यादा अमीर है। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक कोट है। सीधी सी बात है ना कि अगर आप बहुत सारी चीजें खरीद लोगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा पैसा नहीं है। जिसके पास बहुत कम चीजें हैं हो सकता है उसके पास पैसा ज्यादा है। प्रायोरिटीज सेट करो, दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपना नुकसान करवा रहे हो। बट ठीक है, चलो आपको नई गाड़ी लेनी है तो उसका भी एक रूल है, वो फॉलो कर लो। अगर बिना लोन के गाड़ी खरीद रहे हो पूरा सेविंग से, तो अपनी एनुअल इनकम का आधा ही खर्च होना चाहिए। 10 लाख रुपए का पैकेज है आपका तो 5 लाख रुपए की गाड़ी आप खरीद सकते हो। अब आप सोचोगे 5 लाख में तो ऑल्टो भी नहीं आती, और मैं तो सोच रहा था कुछ थार या क्रेटा टाइप लेने का। वहीं आप अपने फाइनेंसेस को खराब कर दोगे और फंस जाओगे। और अगर गाड़ी लोन पर ले रहे हो तो 20-10-4 वाला रूल याद रखना। 20 मतलब 20% डाउन पेमेंट। अगर आप 5 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना है मिनिमम। 10 मतलब 10%, आपका जो टोटल EMI है आपकी मंथली इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसी 10% में आप अपनी गाड़ी को चलाओगे, मतलब उसमें पेट्रोल भी भरवाओगे। तो मान लो अगर आप 70,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हो तो आपके कार लोन का EMI और पेट्रोल का खर्चा मंथली 7,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है बट एग्जॉर्बिटेंटली इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। एंड 4 मतलब आप गाड़ी का लोन 4 साल से ऊपर के टेन्योर पे नहीं लोगे। अगली जंग आपको शादी में लड़नी है। अंबानी की शादी में अंबानी की टोटल वेल्थ का 0.something% खर्च होता है, पर बाजू वाले मिश्रा जी की शादी में उनकी टोटल वेल्थ का 70-80% नाश हो जाता है। कारण वही है, समाज। और आप चाहे कितना ही लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा कर दो, रिश्तेदार कुछ ऐसे जरूर होंगे जो आके बोलेंगे और यहाँ तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है जी मेरी। ये क्या खाना बनवाया तूने? ये पनीर है या चिकन? चबाया भी नहीं जा रहा। अगेन मेरा बस चले तो कोर्ट मैरिज का एडवाइस दूं सबको, बट ये फिर से आपके घर का बैटल है और आपको लड़ना है, मैं नहीं लड़ सकता आपके लिए। बस मैं इतना जरूर बोलूंगा पेरेंट्स को, बच्चों की शादी के चक्कर में अपना पूरा घर खाली प्लीज मत करो। पूरा घर लुटा के शादी कर देते हैं एक बार, स्पेशली अगर लड़की के माँ बाप हैं तो वो ऐसे ही सोचते हैं, पूरा घर लुटा के शादी कर देते हैं। लड़की को विदा करने के बाद खुद कैसे गुजारा करेंगे, वो जो लोन पे पैसा उठा लिया था मोस्ट लाइकली मार्केट से, जहां पर 3-4-5% पर मंथ का ब्याज देना पड़ता है, ये सब अब कैसे चुकाएंगे, इसका जीरो प्लान होता है माँ बाप के पास। पर समाज को तो बता दिया ना कि हमने बहुत अच्छी शादी करी है। इट इज वेरी सैड टू सी कि माँ बाप के पास इमरजेंसी फंड के नाम पर भी कुछ नहीं होता है। ऐसी उम्र जहाँ पर इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए, क्योंकि कल को किसी भी कारणवश अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो थोड़ा पैसा तो चाहिए ना। ज्यादा तो क्या बोल सकता हूँ, आप सबको मेरा पॉइंट अच्छे से समझ आता है, बस आप वो समाज के प्रेशर में दबे रहते हो। तो गाड़ी, घर और शादी, अगर ये 3 काम आपने ठीक तरीके से कर लिए बिना पैसा लुटाए, अब आप बच्चा करने के लिए मोस्ट लोगों से बेटर इक्विप्ड हो। इस पॉइंट तक या तो आप ऑल्टरनेट इनकम स्ट्रीम बना चुके होगे अपनी एग्जिस्टिंग सेविंग्स को यूज करके, या फिर आप अगर जॉब भी कर रहे हो तो आपकी लाइफ में EMIs भरने का स्ट्रेस नहीं है। और जरा सोच के देखो, अगर आपने सारा उल्टा कर दिया, गाड़ी भी खरीद ली लोन पर औकात के बाहर वाली, घर भी खरीद लिया औकात के बाहर वाला लोन पर, शादी में भी लगा दिए लाखों रुपए, तो कैसे बेबी प्लानिंग और फिर रिटायरमेंट प्लानिंग तक आप पहुंच पाओगे? जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना कि आपके पास 1 करोड़ रुपया जुड़ गया तो क्या करोगे, वो इसलिए पूछा था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि हर इंसान के लिए
0 से 1 करोड़ रुपए कमाना बहुत मुश्किल होता है एंड सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हो सकता है 1 से 2 और 2 से 10 करोड़ आप आसानी से बना लो, बट 0 से 1 करोड़ कमाना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड मोस्टली सभी लोगों को लाइफ में एक भी मौका नहीं मिलता ये करने का। आपको अगर मिल रहा है ना ये मौका, तो यूज इट वाइजली। Next way to break this cycle is by avoiding all kinds of loans. Loans are designed to make you spend more money. कोई भी फिनटेक ऐप देख लो उठा करके, सब लोग आपको अल्टीमेटली लोन बेच रहे हैं। आपको भी लगता है कि यार ये नया फोन है या नया टीवी है, अभी पूरा पैसा नहीं दे सकते, तो क्या हो गया, नो कॉस्ट ईएमआई पे ले लेते हैं। एंड नो कॉस्ट ईएमआई इज ट्रूली बेनिफिशियल। उसमें आपका सही में इंटरेस्ट नहीं लगता। बस आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर उसमें सही में इंटरेस्ट नहीं लगता है तो उसको इंटरेस्ट फ्री लोन क्यों नहीं बोलते। नो कॉस्ट ईएमआई देकर आपका सेलर आपके बिहाफ पे इंटरेस्ट का बर्डन उठा रहा है, यानी आपको डिस्काउंट दे रहा है। क्यों देगा वो आपको डिस्काउंट? क्योंकि उसको उम्मीद है प्रोडक्ट 10,000 रुपए में बेचेगा तो शायद 100 लोग खरीदेंगे, बट वही प्रोडक्ट अगर 3,000 रुपए की नो कॉस्ट ईएमआई पर ऑफर करेगा तो 100 लोगों से बढ़कर 1,000 लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने आएंगे। और जहां आप 20,000 का एक प्रोडक्ट खरीद रहे थे, अब आप 80,000 के 4 प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बस आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि आपके नो कॉस्ट ईएमआई लेने की आदत बन चुकी है। तो सारे कंज्यूमर लोन्स को एक बार के लिए टाटा बाय बाय बोल दो, क्योंकि ये आपके डिसिप्लिन के लिए बहुत हानिकारक है और ये आपको बर्बाद करके मानता है। एंड लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अमीर इंसान कभी भी ये बोलता हुआ नहीं दिखाई देगा, मुझे ना ये स्टॉक और म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आते। मैं तो आर्ट्स वाला बंदा हूँ, मैं कैसे समझूं ये सब। ये बस एक एक्सक्यूज है जो मिडिल क्लास बंदा ही देता है। इनफैक्ट अमीर बंदा अमीर बना ही इसलिए है क्योंकि भले ही वो 10वीं फेल क्यों ना हो, फाइनेंस उसको अच्छे से आता है। कोई रियल एस्टेट का एक्सपर्ट है तो वो वहां से पैसा कमाता है, कोई स्टॉक्स का एक्सपर्ट है तो वहां से पैसा कमाता है, और हो सकता है किसी के पास भी प्रॉपर डिग्री ही ना हो, बट वो अपने लिए पैसा कमा रहा है। इनफैक्ट आपके लिए, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, अगर आपको अमीर बनना है तो आपके लिए तो कोई एक्सक्यूज जायज ही नहीं है। आपको अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आती है तो आप शायद अपने 0 to 1 करोड़ तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। आज की डेट पे फाइनेंस सीखना फ्री है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको पता है यूट्यूब पे भंडार पड़ा है वीडियोस का हर भाषा में जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंस सिखाता है, इंक्लूडिंग अस। बट सीखना तो आपको पड़ेगा ना, और अगर नहीं सीखोगे ना तो हो सकता है 1-2 करोड़ कमा लिए, बट प्योरली बिकॉज ऑफ लक कोई ना कोई आकर आपसे ये पैसा लूटेगा। पर्सनल फाइनेंस वाले वीडियोस से ज्यादा व्यूज हमारे आते हैं स्कैम वाले वीडियोस पर, क्योंकि करोड़ों लोगों के साथ स्कैम हुआ है और वो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, बट सैडली स्कैम तो उनके साथ हो चुका है ना। जरा इस यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस एंजल्स पर नजर डालो, आपको हर एक वीडियो में दिल दहला देने वाली स्टोरीज दिखाई देंगी। ऐसे बूढ़े लोग जो 60 प्लस या 70 प्लस के हैं, अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस था, 2-3 करोड़ रुपए जोड़ रखे थे, किसी घटिया बैंकर ने या इंश्योरेंस एजेंट ने झूठ बोलकर उनके 2-3 करोड़ रुपए को 20-30 सालों के लिए अटका दिया। एक बार को तो पैसा गया और हो सकता है नहीं आएगा पैसा वापस जब तक लॉक इन पीरियड कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या करेगा ये बूढ़ा कपल अब? आंसर आपको पता है, देयर इज जस्ट नो एक्सक्यूज टू अवॉइड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। फॉर क्लोजिंग थॉट मैं आपको बस यही बोलूंगा कि अगर आपने ये सारी 6 गलतियां सुधार भी ली, हो सकता है आप तब भी रिस्की हो। आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए क्योंकि अगर आप फैमिली के ब्रेड अर्नर हो, आपकी एब्सेंस में क्या होगा, अगर आपने अभी तक वेल्थ नहीं बनाई है, सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। और हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए क्योंकि अगर आपने 20-30 लाख रुपए बचा लिए हैं और आपका कोई मेडिकल बिल आ जाता है 15-20 लाख का, तो आप सीधा 7-8 साल पीछे हो जाओगे और वो वक्त वापस नहीं आएगा। तो ये दोनों एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होना चाहिए इमरजेंसी फंड, उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट होने चाहिए। ये जो 6 चीजें मैंने आपको बताई है ना, इसके बारे में 4 दिन से सोच रहा हूँ और मेरे ओपिनियन में ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी सैलरी वाले लोग अमीर बने हैं और काफ़ी सैलरी वाले लोग उसी साइकिल में फंस के रह जाते हैं। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है आप कौन सी साइड पे हो। अगर आप साइकिल में फंसे हो तो आपको कुछ टफ डिसीजंस लेने हैं। मैंने तो बहुत उड़ता उड़ता बोल दिया कि घर मत खरीदो, बट कैसे करोगे, मैं ही नहीं कर पाया। बट मैंने दूसरी इक्वेशन तो सेटिस्फाई करी ना, मैंने अपनी मंथली एक्टिव इनकम इंक्रीज करी। तो कुछ ना कुछ करके आपको उस साइकिल को ब्रेक जरूर करना पड़ेगा और वो माइंडसेट शिफ्ट इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि जहां आप सोसाइटी को दिखाने के लिए फालतू खर्चे नहीं कर रहे हैं। एवरी टाइम जब आपको लगे ना कि आपको कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, हर बार ये सोचो कि क्या अमीर बंदा भी यही करेगा। आपको आई थिंक हर बार जवाब मिल जाएगा। दैट बीइंग सेड, लेट्स रैप अप द वीडियो। चेक आउट स्टेबल मनी फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।